हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में। मित्रों, मेरा नाम सुरेश कश्यप है और आज मैं आपके साथ में इतिहास की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहा हूं। मित्रों, इस बैच का मुख्य फोकस जो है आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2022-23 तथा खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2022 व 23 को ध्यान में रखकर जो है हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किया गया है। मित्रों, अगर हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को अगर हम देखें, जो इतिहास विषय से जो इतिहास के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे आरओ एआरओ परीक्षा 2021-22 हो और चाहे हमारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 की हो, या इसके पहले के जो 2020 के प्री एग्ज़ाम हम देख सकते हैं, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो या पूर्व में इसके हुए आरओ एआरओ परीक्षा 2017 या 2016 हो, उनके पैटर्न को देखने पर या उनके प्रश्न पत्रों को एनालाइज करने पर मित्रों एक बात तो समझ में आती है कि अब इतिहास के अध्ययन सतही अध्ययन से काम नहीं चलेगा और अब इतिहास का जो है थोड़ा डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अब स्तरीय पूछे जाने लगे हैं। तो मित्रों, इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है मित्रों, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अपने बैच के माध्यम से आपको निराश ना होने दें और क्वेश्चन का स्तर जिस भी स्तर पर आयोग प्रश्न वो बना रहा है उस स्तर तक हम जो है आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभान्वित हो सकें इस कक्षा से। तो मित्रों, आज हम प्रारंभ करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास मित्रों समझने से पहले या पढ़ने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लें कि भारतीय इतिहास का पूरा बैकग्राउंड क्या है, उसका सिलेबस क्या है और हमारे जो है पढ़ने की रणनीति क्या होगी, और फिर हम उस रणनीति के अनुसार जो है हम अध्ययन अपना प्रारंभ करेंगे। तो मित्रों, हम अगर देखें तो भारतीय इतिहास जो है इसे अध्ययन की सुविधा के लिए मित्रों 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल मित्रों। अब ये जो प्रागैतिहासिक काल है मित्रों, ये इतिहास के जो है उस कालखंड का बोध कराता है जब हम अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर थे। अर्थात इस कालखंड में जो प्रयोग किए गए हैं प्रस्तर के औजार हैं, जो उनके द्वारा प्रयोग किए मृदभांड हैं, जो उनके द्वारा प्रयोग किए गए जीवन यापन के लिए विभिन्न वस्तुएं हैं, या उनके जो शैल आश्रय और उनके अंतर्गत जो पाई गई विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स हैं, उनको साक्ष्य बनाकर हम इतिहास के इस कालखंड का अध्ययन करते हैं मित्रों। और ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसका जो कालखंड है मोटे तौर पर 6 लाख से 5 लाख, 6 लाख या 5 लाख से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक के इतिहास के इस कालखंड का हम अध्ययन करते हैं मित्रों। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा मित्रों कि ये 6 लाख जो हमने लिखा 6 लाख या 5 लाख से 2500 ईसा पूर्व, ये कई बुकों में जो है विभिन्न ये कालखंड मिलते हैं। कहीं पर 6 लाख मिलेगा, कहीं 5 लाख मिलेगा, कहीं 4 लाख मिलेगा। तो आपको इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि 6 लाख सही है या 5 लाख सही है। हम एक मोटे तौर पर इसका हम अनुमान लगाकर यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। तो इस कालखंड को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। मोटे तौर पर 6 लाख से 5 लाख, 6 लाख या 5 लाख से 2500 ईसा पूर्व तक का इतिहास, ये प्रागैतिहासिक कालखंड के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। फिर इतिहास का जो दूसरा कालखंड है मित्रों, वो आद्य इतिहास के नाम से जाना जाता है मित्रों। यहाँ पर मित्रों पुरातात्विक साक्ष्य जो जैसे पहले मिले थे उनकी वो वैसे ही उन पर निरंतरता हमारी और निर्भरता हमारी बनी रहेगी, और साथ ही साथ में इतिहास के इस कालखंड में आकर हमें साहित्यिक साक्ष्य भी मिलने लगते हैं। लेकिन एक समस्या यहाँ पर ये है कि इस कालखंड के जो साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं उनकी लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है, इसलिए अभी भी इस कालखंड में हमारी जो निर्भरता है पूरी तरीके से वो पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही बनी रहेगी। अब मित्रों, हम इतिहास के अगर हम तीसरे कालखंड की बात करें तो आता है, इसे ऐतिहासिक काल हम कहते हैं। ये मित्रों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व काल से जो है प्रारंभ होता है, या 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, और 15 अगस्त 1947 तक का जो सारा ऐतिहासिक कालखंड का अध्ययन करते हैं वो इस कालखंड के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं मित्रों। तो अब हम इस 3 भागों में बांटने, हाँ एक चीज़ और कि यहाँ पर जो ऐतिहासिक काल इसे इसलिए कहा गया है मित्रों क्योंकि यहाँ पर जो है साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ में साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं और उनकी लिपि भी पढ़ी गई है। इस वजह से जो है हमारे जो अध्ययन का दृष्टिकोण है वो काफ़ी व्यापक हो गया है, और साथ ही साथ जो है अब हम पुरातात्विक साक्ष्यों की पुष्टि जो है साहित्यिक साक्ष्यों के माध्यम से कर सकते हैं। इस वजह से इतिहास का जो है एक बृहद दृष्टिकोण जो उभर कर आता है, जिसमें ऑथेंटिसिटी थोड़ी बढ़ जाती है मित्रों। तो अब
ओवरऑल ये इतिहास के तीनों कालखंडों को समझने के बाद हम एक एक कालखंडों के बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि हमारे सिलेबस में आयोग ने क्या क्या रखा हुआ है और उनका क्या कार्यक्रम है और क्या रणनीति होगी हमारे अध्ययन की। तो मित्रों, अब अगर हम देखें तो जो भारतीय इतिहास का 3 कालखंड था, तीनों कालखंडों में जो पहला कालखंड हमारा प्रागैतिहासिक काल, तो यहाँ पर हम प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन करेंगे। एक जो है पुरापाषाण काल होगा, दूसरा मध्यपाषाण काल होगा और तीसरा जो है नवपाषाण काल होगा। अब ये जो पुरापाषाण काल है मित्रों, जैसा कि हम पहले बताए हैं, ये 6 लाख या 5, ये पुरापाषाण काल जो 3 भागों में डिवीज़न हुआ है, उसमें ये जो पहला डिवीज़न है पुरापाषाण काल का किया गया है। इस पुरापाषाण काल के अंतर्गत जो है 6 लाख या 5 लाख से लेकर जो है 10,000 ईसा पूर्व तक के इतिहास के कालखंड का हम अध्ययन करते हैं मित्रों। यहाँ पर जो है मनुष्य एकदम से अभी प्रारंभिक अवस्था में था, अभी उसे किसी भी तरीके के कोई विशेष ज्ञान नहीं था, बस वो अपना आदिम जीवन यापन जो है कर रहा था। और यहाँ पर मनुष्य जो है मूल रूप से शिकारी हुआ करता था और शिकार के माध्यम से या कंदमूल जो विभिन्न प्रकार के जंगल में जो उसे फ्रूट्स वगैरह मिल जाते थे उनको जो है खाकर जो है अपना जीवन यापन करता था। और बेसिकली वो इस कालखंड में जो औजारों के रूप में प्रस्तर के उपकरणों का प्रयोग करता था, तो इसलिए इस कालखंड को पूरा स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, पूरा पाषाण काल, ठीक है, के नाम से ये जाना जाता है। फिर इतिहास का जो प्रागैतिहासिक काल का जो दूसरा कालखंड है मित्रों, वह मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है और यह 10,000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 6,000 ईसा पूर्व तक का कालखंड है मित्रों। यहाँ पर भी मित्रों जो पुरानी तरीका था, जो हमारे प्रस्तर के उपकरणों का जो हथियार और औजार बनाए जाते थे मित्रों, वो चीज़ यहाँ भी जारी रहेगी। यहाँ भी अभी भी जो है प्रस्तर के अनेक औजार बनाए जाएंगे। बस इस कालखंड में जाकर औजारों में जो है थोड़ी शार्पनेस आने लगेगी और औजारों में तकनीकी परिवर्तन आने लगेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ पूरा पाषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण काल में बदल चुकी होंगी। तो उन बदली हुई परिस्थितियों के अंतर्गत ये अपनी तकनीक को भी जो है परिमार्जित करते हैं। और इस कालखंड में आकर जो है मनुष्य पहले यहाँ शिकारी मूल रूप से हुआ करता था। यहाँ शिकारी के साथ साथ में खाद्य संग्राहक की भी भूमिका में वो आ जाएगा। मतलब अगर शिकार किया मान के चलिए, तो उसको वो प्रिजर्व करके रखने लगेगा अपने आगे के लिए। यहाँ पर जैसे कुछ आदिम रूप से अगर कोई फ्रूट्स मिल गए, आदिम रूप से कोई अगर उसे खाद्यान्न मिल गए, जैसे गेहूँ जौ वगैरह मिल गए, तो उनको भी वो थोड़ा बहुत स्टोर करके रखने लगा, जिससे कि आगे आने वाले समूह में जिसका वो उपयोग किया करता था। तो इस वजह से यहाँ इस कालखंड को जो है मध्य पाषाण काल जो है कहा गया है। अब मित्रों, इतिहास का जो तीसरा कालखंड है हमारा, वो नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है, जो कि मूलतः 6,000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 3500 ईसा पूर्व तक के कालखंड को जो है कवर करता है। मित्रों, ये नवपाषाण काल मित्रों हमारे संस्कृति के विकास में जो है ये आरंभिक अवस्था को जो रिप्रेजेंट करता है मित्रों। और इस काल में आकर हम देखते हैं कई खोजें होने लगती हैं और मनुष्य को कई तकनीकी ज्ञान की जानकारी होने लगती है। जैसे इस कालखंड में आकर मनुष्य जो है अग्नि का सबसे पहले प्रयोग करना सीख जाएगा। इस कालखंड में आकर मित्रों वो चाक से मृदभांड बनाना सीख जाएगा। इस काल में आकर मित्रों वो पहिए का आविष्कार कर लेगा, जैसे कि बैलगाड़ी वगैरह आज चलाने लगेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कुल मिलाकर यहाँ जो तकनीक इस कालखंड में जो तकनीकी परिवर्तन आए थे, उन्होंने पूरा एक क्रांति का रूप ले लिया। तो कई विद्वान जो है इस नवपाषाण काल को जो है नवपाषाण क्रांति की संज्ञा भी देते हैं। तो इस प्रकार से नवपाषाण काल का अध्ययन करने को उपरांत जो है मोटे तौर पर ये कालखंड हमारा जो है समाप्त हो जाएगा। और यहाँ से जो है मित्रों एक दूसरे कालखंड की हम शुरुआत होते हुए देखेंगे, जिसे हम आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अब आदि ऐतिहासिक काल की हम बात करें तो ये जो आदि ऐतिहासिक काल है मित्रों, इसे 2 भागों में हम बांटकर देखेंगे। मोटे तौर पर जो आदि इतिहास है, यहाँ पर मित्रों जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ में साहित्यिक साक्ष्य भी मिलने लगते हैं, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और लेकिन अभी यहाँ पर जो है जो साहित्यिक साक्ष्य हमारे वो भी पढ़े नहीं जा सके, उनकी लिपि जो है अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। इस वजह से इतिहास के इस कालखंड को आदि इतिहास कहते हैं। और इस आदि इतिहास कालखंड के अंतर्गत हम
दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1800 ईसा पूर्व तक का कालखंड को कवर करेगा। और मित्रों जो इतिहास का दूसरा कालखंड है हमारा, वो वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाएगा, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व तक का कालखंड को कवर करेगा। अब इस वैदिक काल के अंतर्गत हम देखेंगे, इस वैदिक कालखंड को दो भागों में बांट कर देखेंगे। एक ऋग वैदिक काल होगा और दूसरा जो उत्तर वैदिक काल होगा। अब ऋग वैदिक काल में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमारे देश में हमारे जो है सिंधु घाटी व उसके आसपास के क्षेत्रों में हम देखते हैं, तो ये क्या होगा, आर्यों के द्वारा इस्टेब्लिश की गई होगी ये सभ्यता, ऋग वैदिक काल की सभ्यता। अब आर्य कौन थे, ये सब एक विवाद का मुद्दा है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे टॉपिक के समय में। तो इनकी स्थापना जो आर्यों के द्वारा की जाएगी और विभिन्न प्रकार के कबीलाई संस्कृति ये होगी और विभिन्न प्रकार के कबीलों की स्थापना होते हुए हम देखेंगे। और यहाँ पर जो हम विभिन्न प्रकार की इनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचना इत्यादि के बारे में हम पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें इतिहास का एक दूसरा कालखंड ऋग वैदिक काल सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलेगा, वो उत्तर वैदिक काल जो है के नाम से जिसे हम जानते हैं। मित्रों इस काल में जो है मूलतः जो है ऋग वैदिक काल में जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो है ऋग वैदिक काल की रचना देखने को मिलती है। और उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो धार्मिक जो ढांचा जो विकसित हुआ था ऋग वैदिक काल में, वो उत्तर वैदिक काल में आकर हम देखते हैं वो और मैच्योर होगा धीरे धीरे। और यहाँ पर कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक डेवलपमेंट हम देखने को मिलेगा मित्रों। और यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के वेदों की रचना होते हुए हम देखेंगे। ठीक है, जैसे ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वगैरह ये सब रचनाएं जो है इसी कालखंड में हुई हैं। अब मित्रों इसके बाद हम जो है इतिहास के एक जो तीसरा कालखंड है, यानी प्रागैतिहासिक काल, आदि इतिहास और फिर इतिहास का तीसरा कालखंड जो है जिसे ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। मित्रों ये इतिहास के उस कालखंड का जो है बोध कराता है जहां हमारे अध्ययन के लिए जो है पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ में साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण भी जो है मिलते हैं इस कालखंड में आकर। तो अब अध्ययन का दायरा बहुआयामी हो जाएगा, तो इतिहास का जो दृष्टिकोण होगा वह भी बहुआयामी हो जाएगा और हमें इतिहास की जो ऑथेंटिसिटी है उसके स्रोतों की वो काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ में अब हम उसका मिलान साहित्यिक साक्ष्यों के साथ में भी कर पाएंगे। ठीक, तो ये ऐतिहासिक काल को अब मित्रों हम तीन भागों में बांट कर देखेंगे। एक प्राचीन भारत का इतिहास होगा, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास होगा और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास है। अब ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है ये 600 ईसा पूर्व काल से लेकर 712 ईस्वी तक का कालखंड ये प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करेगा मित्रों। यानी ये महाजनपद काल से लेकर सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर जो है मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण होता है 712 ईस्वी में, वहाँ तक का हम देखेंगे। ये कालखंड प्राचीन भारत का इतिहास होगा। और अभी जो हमारे अध्ययन का हमारे अध्ययन का जो फोकस या केंद्र बिंदु है वो प्राचीन भारत का इतिहास है। इसलिए प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो ये इतनी चीज़ें हमारी शामिल हैं। इसमें क्या होगा, महाजनपद काल आएगा। यह महाजनपद काल जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम गंगा घाटी में महाजनपद काल का उदय होते हुए देखते हैं मित्रों। जब जो है गंगा घाटी में यहाँ पर 16 महाजनपदों का उद्भव होता है मित्रों। और ये बेसिकली गंगा घाटी में ही केंद्रित थे, लेकिन कुछ जो है इन महाजनपद जो है पूर्वी भारत, कुछ दक्षिण भारत, कुछ उत्तरी भारत में भी जो है देखने को मिलेंगे। अब फिर इन्हीं महाजनपदों में से एक जो सबसे ज़्यादा बलशाली, सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी जो महाजनपद होगा वो मगध होगा दोस्तों। और ये जो मगध साम्राज्य होगा वो अन्य महाजनपदों को धीरे धीरे कोलैप्स करता अपने में चला जाएगा और फिर आकर एक बृहद आकार को ग्रहण करेगा मित्रों। और ये उत्तर भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर ये शासन करेगा जो कि भारतीय इतिहास पर अनेक प्रभाव डालेगा। उसके बाद मित्रों जब ये मगध साम्राज्य का जो है ये मगध साम्राज्य का मित्रों ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक का ये चलेगा मोटे तौर पर। और फिर लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास आकर इस मगध साम्राज्य का जब पतन होगा मित्रों, तो इसी के खंडहर पर इसी को पराजित कर मौर्य साम्राज्य स्थापित होते हुए हम देखेंगे। 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक का इसका कालखंड होगा मित्रों। और ये मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी हमारे प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम देखते हैं कि ये अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित होने वाला प्रथम साम्राज्य होगा जिसकी सीमाएं मित्रों हमारे भारतीय प्रायद्वीप के साथ साथ जो है मध्य एशिया तक की इसकी सीमाएं होंगी। और इतिहास के पूरे कालखंड में कोई भी ऐसा साम्राज्य, कोई भी ऐसा शासक नहीं हो पाया जो इसकी सीमाओं तक वो पहुँच सके।
जो इसकी सीमाओं तक पहुँच सके। और इसी कालखंड में आकर दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, इतिहास और अशोक जैसे महान शासकों को हम शासन करते हुए देखेंगे। फिर मित्रों 184 ईसा पूर्व में जब अशोक के बाद में उत्तर मौर्य शासक हुए अशोक के बाद में, तो हम देखते हैं कि कमज़ोर उत्तराधिकारी के कारण जो है ये समाज में विघटन की दरारें पैदा हो गई थी। और इसी समय जो है 184 ईसा पूर्व में जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है मौर्य समाज का जो अंतिम शासक था बृहदस्त, उसकी हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना होते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। अब फिर इस दौरान जो है मौर्य समाज का पतन होगा और मौर्योत्तर काल की स्थापना होगी। हम इतिहास के दूसरे पड़ाव पर हम पहुँच जाएंगे, मौर्योत्तर काल। अब हम मौर्योत्तर काल में देखेंगे तो 184 ईसा पूर्व से लेकर 313 ईस्वी तक का कालखंड चलेगा मित्रों। और हम मौर्योत्तर काल में अगर हम देखें तो यहाँ पर कई हमारे स्थानीय राजवंशों का उद्भव होगा, जैसे शुंग वंश, कड़ वंश, कुषाण वंश, इन सब चीज़ों का उद्भव होते हुए हम देखेंगे। और शुंग, कड़ और सातवाहन वंशों का उद्भव होते हुए देखेंगे। और कई विदेशी राजवंश भी इस समय जो है भारत में आक्रमण किए थे और भारत के कई क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित करेंगे, जिसमें कुषाण हो गए, शक पहलव हो गए, इंडो ग्रीक हो गए, आदि शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब मित्रों 313 ईस्वी में जब आकर मौर्योत्तर काल का जब पतन होता है, तब यहाँ पर हम देखते हैं मित्रों गुप्त काल का उदय होते हुए देखते हैं, जो 319 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईस्वी तक का चलेगा मित्रों। और इसी गुप्त काल के अंतर्गत मित्रों हम श्रीगुप्त को, घटोत्कच को और चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त जैसे आदि शासकों को हम शासन करते हुए देखेंगे मित्रों, जिन्होंने भारतीय इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण योगदान इनका है मित्रों। और साथ ही साथ ये साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आदि अनेक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, जहां से लगभग एक क्वेश्चन जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा जरूर जो है प्रश्न पत्र में शामिल किए जाते हैं। फिर मित्रों गुप्त काल के बाद में हम इतिहास के एक दूसरे कालखंड में प्रवेश करेंगे, जिसे हम हर्षवर्धन काल के नाम से जानते हैं मित्रों। जब 550 ईस्वी में जो है गुप्त साम्राज्य का पतन होता है, तो फिर उसके बाद में गुप्तोत्तर काल में मतलब कई अनेक क्षेत्रीय राजवंश, छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना होती है। और फिर उन्हीं के बाद में जो है हर्षवर्धन काल जो है 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक जो है ये शासन उत्तर भारत पर जो है शासन करते हैं। इन्हें शकलोत्तर पथनाथ की भी दर्जा दिया गया है मित्रों। और इन्हें अंतिम हिंदू सम्राट के रूप के नाम से भी जाना जाता है मित्रों, हर्षवर्धन को। तो ओवरऑल ये हमारी पूरी मित्रों प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने का क्या तरीका होगा, पहले इतिहास को हमारे पढ़ने का क्या तरीका होगा, फिर प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने का क्या तरीका होगा हमारा, ये हमने आपके साथ में मित्रों साझा किया है। अब जब हम प्राचीन भारत के इतिहास की कक्षाओं को समाप्त कर लेंगे, तब हम इसी तरीके से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के किस कालखंडों को हमें पढ़ना है, कैसे हम किस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जब मध्यकालीन भारत का इतिहास हम ख़त्म कर लेंगे, तब आधुनिक भारत के इतिहास जो 1707 से लेकर जो है 1947 तक का इतिहास हम कैसे पढ़ेंगे, किस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, हम उन कक्षाओं में जब वहाँ पहुँचेंगे तब हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो मित्रों अभी तक का जो हमारा प्रारूप था इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और मित्रों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे संस्थान के द्वारा आने वाले वीडियो आपको सतत व अनवरत रूप से मिलते रहें और आप जो है लाभान्वित होते रहें। जय हिंद मित्रों।